हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। और हम ये दुआ भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जैसे हमारा पहले जीवन था उस जीवन में हम पुनः फिर से प्रवेश करें और पूरी दुनिया फिर से विकास की राह पर चले। तो आज जैसा कि जानते हैं कि हम लोग 3 लेक्चर ले चुके हैं और आज चौथा लेक्चर हमारे अर्थशास्त्र का है, जो कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास 10th एंड 12th है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है उसके साथ जो 12th क्लास को अटैच किया गया है, इसका मतलब है कि वो 12th क्लास के ज्योग्राफी का पार्ट है, नॉट इकोनॉमिक्स, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान देना, बार बार मैं स्टूडेंट से बार बार कह रहा हूँ, नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ 12th क्लास। ये 12th क्लास के ज्योग्राफी का हिस्सा है जो मैं आपको इसके साथ अर्थशास्त्र के साथ बता रहा हूँ। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे कमेंट किया था, कहा था कि सर आप जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें आप कहानी बहुत बताते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आती है बात। ये बात सही है, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो जानते हैं, मैं प्रत्येक क्लास में या प्रत्येक 1-2 क्लास के अंतराल पे मैं कहानियाँ बच्चों को सुनाते रहता हूँ, जिससे बच्चों को बातें समझ में आएँ। तो दोस्त कहानी, एक बच्चे ने कहा, हाँ मैं बात जान रहा हूँ, एक बच्चे ने कहा था कि सर एक कहानी हो जानी चाहिए। 3 क्लास आपका हो गया, चौथा क्लास में कोई कहानी नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ पढ़ने मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपसे मोटिवेशनल क्लास लेते लेते पढ़ाई करने का कुछ तरीका बदल गया है। मैं लास्ट क्लास पे चलता हूँ, लेक्चर नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था कि अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो एक सिंपल सी बात है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अपनी आर्थिक संरचना को आप मजबूत करें। आर्थिक संरचना में हमने 3 बातें सबसे प्रमुख देखी थी। हमने पहला देखा था शिक्षा, दूसरा देखा था स्वास्थ्य और तीसरा देखा था परिवहन। बाकी और व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये 3 व्यवस्थाएं सबसे अहम मायने रखती हैं। हमने ये बात की जानकारी आपको दे दी थी। हमने ये भी बताया था कि शिक्षा ऐसे प्राप्त नहीं की जा सकती। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके पास एक मोटिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक आपका एक अम्बिशन होना चाहिए, एक आपके पास एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, तभी जाके आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। एक कहानी की बात करते हैं तो चलिए, कहानी मैं बताता हूँ 2 प्रकार की होती है दोस्त। पहले आप कहानी बताते हैं। जो हमारे जो शिक्षक होते हैं या फिर हमारे बुक्स में जो कहानी दी होती हैं उसमें उस कहानी के 2 भाग होते हैं। एक वो कहानी होती है जो हमें क्षण भर के लिए संतुष्टि देती है, क्षण भर हमारी आत्मशक्ति को मजबूत करती है, और उसके बाद फिर उस कहानी को हम भूल जाते हैं या जीवन में उसको उतार नहीं पाते। लेकिन कुछ कहानियाँ जीवन में ऐसी होती हैं जिस कहानी को हम जीवन भर अपने साथ लेके चलते हैं। वो समय समय पे हमें प्रेरणाएं देती है, क्योंकि जो सच्ची घटनाएं की कहानी होती हैं, जो सच्ची में घटित घटना की कहानी होती है, उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि जो बनावटी कहानी होती है वो तो हम अपमान में, हमारे मन में कहीं ना कहीं चलते रहता है कि यार ये तो पूरा हो ही नहीं सकता या कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन जब किसी इंसान ने कोई असंभव काम को संभव कर दिखाया हो, या कोई ऐसी कहानी जो सच में बीती हो, उसके बारे में सोच के हमें अफसोस नहीं होता। हम ये खुश होते हैं कि जब उन्होंने ये काम कर लिया तो शायद हम भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं और एक काम कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह चलिए आज की क्लास को भी हम एक मोटिवेशनल कहानी से शुरू करते हैं। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं कल की क्लास को मैं एक कहानी के साथ शुरू करूँगा। पहला क्लास भी हमने एक कहानी पे लेक्चर को फिनिश किया था और सारी बातें आपको समझ में आ गई थी। आज से चैप्टर क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हम जो कल बातें हमने पढ़ी थी वो उसको कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना देना चाहता हूँ। एक बच्चे ने कहा कि सर अपने अंदर हम जुनून कैसे पैदा करें, कैसे हम अपने अंदर जुनून पैदा करें सर, कहानियाँ तो बनती हैं बिगड़ती हैं, जुनून कैसे पैदा करें। तो देखिए, जुनून के लिए सबसे बड़ी बात बताओ, जुनून एक जन्मजात शक्ति नहीं है। जन्मजात शक्ति का मतलब होता है कि आप जब जन्म लिया आप तब से आपके अंदर पैदा नहीं होती। जुनून को देख देख करके तैयार किया जाता है। आप किस रहन सहन में हैं, आप क्या देख रहे हैं, आपकी मनोवृत्ति क्या है, आपका माहौल कैसा, आपकी दोस्ती क्या है, इन सब से जुनून पैदा होता है, पैशन पैदा होता है कि आप किस माहौल में हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ये जुनून पैदा होता है। आपके माता पिता के संस्कार कैसे, आपके माता पिता ने आपके लिए कितना त्याग किया है, आपने माता पिता के लिए कितना त्याग किया है, उससे शुरू होता है जुनून। एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि जुनून कैसे पैदा किया जाता है। जो बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था उसके लिए मैं एक आंसर दे रहा हूं, और ध्यान से कहानी सुनिएगा। मैं इसका हो सकता है इसका मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी में आपसे पूछूं और आपको मोरल ऑफ द स्टोरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। एक समय की बात है या एक समय की बात, चलो कहानी की तो थीम शुरू करते हैं। एक समय की बात थी एक छोटे से गाँव में। जब मैंने गाँव का नाम लिया, इसका मतलब गाँव जो सबसे अत्यंत पिछड़ा। गांव में भी कई प्रकार के गांव होते हैं, लेकिन एक गांव जो सबसे अत्यंत पिछड़ा गांव था, उस गांव में एक किसान रहा करता था। लेकिन वो गांव इतना पिछड़ा होने के नाते उसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी नहीं कि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। और गांव इतना पिछड़ा था कि कभी बाढ़ आती तो कभी सुखाड़ आती, जिसके कारण वहाँ पे खेती हो नहीं पा रही थी। तो उस किसान ने सोचा कि क्यों नहीं एक छोटी सी दुकान लगाई जाए, ताकि कुछ पैसे कमा के कुछ खेतों से आ जाए, कुछ उस दुकान से हम लोग कमा लें। किसान ने भी बिल्कुल वैसा ही किया।
अब वो किसानी पे कम ध्यान देके दुकानदारी पे ध्यान देने लगा। उसके पास इतनी पूंजी भी नहीं थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकान कर सके, बस एक छोटी सी पूंजी से जो अनाज बेच के उसने उस दुकान में इन्वेस्ट की थी। तो किसान एक इतना छोटा किसान था कि वो एक दिन सामान लाता, उसे 2 दिन बेचता, फिर 2 दिन जो पैसे आते उसके लिए फिर अगले सामान के लिए निकली जाता वो। तो इस तरह उसका जीवन चल रहा था। उसी तरह उसके पास 2 पुत्र भी थे, उस किसान के पास 2 पुत्र भी थे। उन दोनों पुत्रों को पढ़ने की बहुत लालसा थी। किसान से ये देखा नहीं, किसान एक होता है पुत्र में लालसा होनी चाहिए, तो गार्जियन भी त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो किसान बार बार सोचता, वो दुकानदार वो बार बार सोचता कि 2 पुत्र हैं मेरे पास, कमाई इतनी ज़्यादा है नहीं, और गांव में तो बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि गांव अगर बच्चों को कुछ बनना है तो गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। ये गांव की एक प्रक्रिया होती है कि गांव के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता। तब भी किसान के बच्चे छोटे थे, किसान ने किसानी करके और दुकान को चला चला के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, और जो पैसे होते उसमें से कुछ अपने लिए रखते, अपने पत्नियों को, अपने परिवार के लिए रखते, और बाकी उन बच्चों को दे देते ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। समय गुजरता गया, समय बीतता गया, लेकिन समय एक दिन कठिनाइयों को लेके आता है। कहते हैं जो इंसान गरीब होते हैं समस्या उनके कदम कदम पर रहती है, लेकिन वो कभी समस्याओं से डरे नहीं। जब समय बढ़ता गया, जब उनके पुत्र बड़े हुए, उन्होंने 10th पास किया गांव से, जब 12th की बारी आई तो उनको लगा कि जब दूसरे के बेटे बाहर में पढ़ रहे हैं तो मेरे बेटे क्यों नहीं बाहर में पढ़ें। उन्होंने अपने बेटों को सब चीज़ जी जान लगा के, दौड़ लगा के अपने बेटों को बाहर, उनके गांव के बगल में एक मधुबनी जिला नाम का क्षेत्र था, जो कि पढ़ने में थोड़ा पढ़ाने या पढ़ने का वहाँ पे माहौल था, तो अपने बच्चों को तो ज़्यादा दूर वो भेज नहीं सकते थे, उन्होंने वहाँ उसको डाल दिया। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, दोनों एक साथ गए। पैसों की कमी थी, दोनों एक रूम में रहा करते थे, दोनों एक ही साथ पढ़ा करते थे। बड़े भाई ने कॉमर्स का चयन किया, लेकिन छोटा भाई बड़ा ही जिद्दी था। उनको कई बार कहा गया कि शायद जो तुम विषय रख रहे हो, शायद वो विषय तुम्हारे लायक नहीं है, हमारे लायक नहीं, हमारे परिवार इसको पूरा नहीं कर सकते। आप जान सकते हैं मैं किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने बायोलॉजी से रखी, उन्होंने साइंस को चुना। बड़े भाई ने कॉमर्स को चुना कि शायद पिताजी के पास पैसे कम हैं, जल्द से जल्द मैं पढ़ाई करके कमाऊँ। लेकिन बेटे की जिद, छोटे बेटे की जिद ने पिताजी को झकझोर के रख दिया, और वो बायोलॉजी रखने के लिए तैयार हो गया, यानी उसने साइंस की पढ़ाई चालू कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा किसान, एक छोटा सा दुकानदार अपने 2 पुत्र को बाहर में रख के पढ़ा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चे का मनोबल नहीं टूटने दिया, क्योंकि उस गार्जियन को ये बात पता थी कि बच्चे का अगर मनोबल एक बार टूट जाता है तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता, जीवन में कभी नहीं हो पाता। बाहर गए, वो मधुबनी गए, दोनों ने अपनी पढ़ाई चालू की, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे पढ़ाई का खर्च बढ़ते जा रहा था। दोनों भाई अव्वल नाम के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, खर्चा दोनों का बढ़ते जा रहा था, लेकिन उनके पिता के चेहरे पे कभी घबराहट नहीं आई, कभी बेचैनी नहीं आई। हंसते हंसते उन्होंने सब चीज़ सेक्रीफाइस करने लगे, वो त्याग करना शुरू कर दिया उन्होंने। एक दिन जब समस्या बड़ी हुई, जब वो 12th पास हुए बच्चे, तब जाके उसके बड़े भाई को लगा कि शायद अगर दोनों इसी तरह पढ़ते रहें, दोनों अपने लाइफ के बारे में अगर सोचते रहें, तो शायद पिताजी की जितनी आमदनी है ना छोटा अपनी लाइफ बना पाएगा, ना मैं अपनी लाइफ बना पाऊंगा। उस भाई की सोच को देखिए, उस भाई ने क्या सोचा। उस भाई ने सोचा कि मैं अगर हम दोनों इसी तरह से पढ़ते रहें तो शायद इतने पैसों में दोनों में से कोई एक भी नहीं बन पाएगा, दोनों के रास्ते भटक जाएंगे। पिताजी का जो सम्मान है, पिताजी की जो सेक्रीफाइसिंग है, पिताजी का जो त्याग है, शायद वो काम नहीं आ पाएगा। तो बड़े भाई ने अपने पढ़ाई की बलिदान देने का निर्णय किया और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं छोटे भाई को पढ़ाना चाहता हूँ, छोटा भाई पढ़ना चाहता है, आप उसे पढ़ाइए, मैं भी जा रहा हूँ बाहर कमाने के लिए, मैं भी कमा के आऊँगा और अपने भाई को दोनों मिलकर पढ़ाएंगे और एक बड़ा नेक इंसान बनाएंगे। शायद आपकी पढ़ाई से वो उतना पढ़ ना पाएँ। बड़े भाई ने भी ये प्रयत्न किया। बड़े भाई की ये विचार सुन के पिताजी बड़े खुश हुए और बेटे से पूछा, छोटे बेटे से कि पिताजी ने पूछा बेटे से कि पिताजी, तेरे जो बड़े भाई हैं तेरे वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, क्या तू इस बात के लिए तैयार है, क्या कर पाएगा? उसने बड़े जुनून से कहा कि हाँ मैं कर लूँगा। तो पिताजी ने पूछा तेरा सपना क्या है? उसने कहा मेरा एक ही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरा एक ही सपना है कि मैं इंसानों की फीलिंग को समझूं, मेरा एक ही सपना है जो इंसान के दुख का साथी बनूं, क्योंकि सुख में तो 1000 साथी मिल जाते हैं लेकिन दुख में साथी केवल डॉक्टर बन सकता है। अभी उसकी एम्बिशन है, अभी वो बना नहीं है, वो सोच रहा है। यही बात हुई, बड़ा भाई पढ़ाई को वहीं छोड़ के दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए और छोटा भाई मधुबनी में ही रह जाता है। पिताजी भी कमाने लगते हैं, बड़ा भाई भी छोटे छोटे पैसों से काम शुरू करता है और कुछ पैसे पिताजी या कुछ पैसे बड़े भाई जोड़ जोड़ के उस भाई को देने लगे। अब सोचिए,
2 भाई में से एक भाई ने ये त्याग कर दिया कि चलो छोटे भाई को पढ़ाना है, यानी इसका मतलब उसने ये सोच लिया कि मेरा भविष्य बर्बाद हो तो हो लेकिन छोटे भाई का भविष्य बर्बाद ना हो। ऐसे भाई कभी जीवन में नहीं मिलते। आप कहोगे सर तो कहानी बता रहे हो। हाँ बिल्कुल कहानी ही बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, जब बड़े भाई ने पढ़ाई को छोड़ दिया, बड़े भाई कमाने चले गए, तो छोटे भाई को अब पैसे मिलने लगे काम करने के लिए। लेकिन तब भी काम होता 5,000 का 5,000 काम होता तो छोटा भाई बड़े भाई या पिता से मांगता 4,000 रुपया। सोचता 5,000 कैसे मांगूं। आज 4,000 अगर छोटा भाई बाहर से मांगता कि पिताजी या भाई मुझे 4,000 रुपये खर्चे हो रहे, तो बड़े भाई छोटे भाई 3,000 देते, क्योंकि उनके पास उतने पैसे थे नहीं। अब सोचिए कैसी गरीबी थी, 5,000 का काम मिलता था 3,000। उन्होंने कई बार एग्जाम दिए, उन्हें असफलता हासिल लगी। उनका एक ही एम्बिशन था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बनना है, बनना है। क्योंकि मेरे पिता और मेरे भाई, जब मेरे भाई मेरे लिए मेरे सेक्रीफाइस कर चुके हैं, मेरे पिता इतना जीवन में त्याग कर चुके हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ बनना होगा और मैं बनूंगा शायद। तो उन्होंने इस बात को अपने मन में बना लिया और अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे कुछ ना कुछ अब तो करना है। क्योंकि मेरे पढ़ाई के कारण मेरे बड़े भाई का शायद भविष्य खराब हो सकता है। मेरे पिता ने जितना त्याग किया शायद वो उसका त्याग का जो मूल्य है वो शायद ऊपर नहीं हो सकता। तो उसने वही किया, पढ़ाई को अपनी लगन और मेहनत से चालू की। और चालू करने के बाद अंजाम ये हुआ कि उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दी तो उन्हें शायद एग्रीकल्चर में भी उनका रिजल्ट हुआ था, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि उनका लक्ष्य तो था कि इंसानों के दुख दर्द को समझना, इंसान के दुख का साथी बनना, इंसान की फीलिंग को समझना, इंसान के साथ दोस्ती करना, इंसान के दुखों को दूर करना, ये उनका लक्ष्य था। उन्होंने कृषि के विभाग को छोड़ा, फिर उन्होंने तैयारी की। फिर तैयारी करने के बाद उन्हें फिर एग्ज़ाम दिया, उन्हें वेटनरी में हुई, यानी मवेशियों के डॉक्टर बने। लेकिन जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थे तो उनके मन में ये बात आया कि हम ये जॉब करें, इसकी पढ़ाई करें या ना करें। तो फिर उनके मन में ये बात बार बार आ रही थी कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगर मैं इस वेटनरी को छोड़ दूँ तो शायद फिर आगे जाके सक्सेस ना कर पाऊँ मैं, तो शायद मेरे पिताजी भाई या फिर क्या सारा मेहनत बेकार चल जाएगा। लेकिन दिमाग में एक बात और चलती थी कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो इंसानों का डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, वो क्यों नहीं कर सकता। लेकिन तब भी मन में 1000 बातें चल रही थी। उन्होंने उस बात को ज्वाइन किया, लेकिन जब बीते 4-5-6 महीने बीत गए तो उसे यह एहसास हुआ कि मैं अगर पढ़ाई करूं तो मैं उसको भी कंप्लीट कर सकता हूं, मैं इंसानों का डॉक्टर बन सकता हूं। क्योंकि मेरा एम्बिशन बचपन से ही इंसानों का डॉक्टर बनना है। मेरे पिताजी मुझ पर त्याग कर रहे हैं इंसानों का डॉक्टर बनने के लिए। पैसे की कोई बात नहीं है, वेटनरी डॉक्टर में पैसे उतने ही मिलते जितने इंसान के डॉक्टर को मिलते हैं। वहाँ पैसे कमाना लक्ष्य नहीं था, वहाँ था अपने पैशन को, जुनून को आगे बरकरार रखना और अपने पिता के दुखों को समझते हुए अपने लक्ष्य पे निशाना साधना। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने 2012 के आसपास उन्होंने उस चीज़ को रिज़ाइन मार दिया और फिर उन्होंने तैयारी करनी शुरू की। सोचिए कितनी धैर्य की बात है, कितने हिम्मत की बात है कि जॉब आपको, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ वेटनरी में, आपने 6 महीने ट्रेनिंग की, 6 महीने के बाद आपको समझ में आया कि मैं और अगर तैयारी करूं, थोड़ी सी और तैयारी करूं तो शायद मैं उस मुकाम तक पहुंच सकता हूं जिस मुकाम के लिए मैंने पैशन, अपना जुनून अपने अंदर पैदा किया था। लेकिन तब जब उन्होंने इस बात पे रिज़ाइन मारा कि मैं वेटनरी का डॉक्टर नहीं बनूंगा, मुझे इससे रिज़ाइन मारना होगा, तब जाके गार्जियन को शायद एक पल के लिए दुख हुआ, पूरे ग्रामवासी को दुख हुआ और सब ने बेवकूफ़ कहा उस बालक को कि कैसा लड़का है, पिता इतनी मेहनत से कमा रहा है, ये कर रहा है, एक जॉब का उसको छोड़ दिया, जीवन में कभी इसको अब जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन तुरंत उसके बाद उन्होंने फिर लगन से ये जो बातें लोगों ने कही, उन्होंने फिर उस बात को अपनी ढाल बना ली, उस बातों को अपनी प्रेरणा बना के फिर वो लड़े। और लड़ने के बाद देखिए सौभाग्य की बात, उसके जस्ट 3-4-5 महीने के बाद उन्होंने फिर एग्ज़ाम किया और एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई करे और उनके गांव के बगल में ही दूसरे ज़िले में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट DMCH में उनको सीट मिली। और बड़ी खुशी की बात है, 4 साल 5 साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहाँ से MBBS क्लियर कर लिया। अब जाके उनका पैशन पूरा, अब वो जाके पूरे संपन्न हुए। जिस दिन उन्होंने MBBS पूरी की उस दिन उनके पिता के आँख से वो आंसू निकला। उस दिन उसके भाई को लगा कि आज कुछ हुआ है। उनके भाई को लगा कि आज जो मैंने अपना जीवन त्याग दिया था अपने भाई के चलते, आज मुझे अपना पूरा जीवन मिल गया। और उस बालक को लगा, जिस बालक ने MBBS की तैयारी जिद हो के की, उस बालक को लगा कि इंसान में अगर जुनून हो, इंसान में अगर जज्बा हो, इंसान अगर सोच ले करने की, अंदर से आवाज़ आए कि मुझे करना है, तो ही कैन डू एनीथिंग। और उसने वही किया। आज वो उस ग्राम, जो एक छोटे से गाँव में, जो एक दुकानदार का पुत्र था, एक किसान का पुत्र था, आज MBBS डॉक्टर के नाम से जाना जाता है।
दोस्त आप ये सोच रहे हो कि ये कहानी कौन सी है? दोस्त ये वो कहानी है जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा अमर रहेगी, क्योंकि ये वो कहानी जो सच्ची कहानी है। ये उस गांव की कहानी है जो गांव बिहार के मधुबनी जिला के घोड़िया प्रखंड के परसा दशनी पंचायत के गांव की एक छोटी सी कहानी। कहानी तो कहने में छोटी है लेकिन जज्बा बहुत बड़ा है। ये उस गांव की कहानी है जिस गांव में ये किसान जिसकी मैं कहानी कह रहा था वो रहा करते थे। और उस किसान का नाम मैं गर्व से लेना चाहूँगा। उस किसान का नाम, उस दुकानदार का नाम था मिस्टर रामनाथ भंडारी। और वो जो बड़ा भाई जिन्होंने अपने छोटे भाई के कारण त्याग किया और वो बाहर चले गए कमाने के लिए, उनका नाम था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, श्री मिस्टर संजीव भंडारी। और वो बालक जिसने अटल होके अपने पिता के त्याग को देखते हुए अपनी इच्छाओं को, हजार बाधाओं को लड़ते 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 अपनी जो जुनून थी, अपनी पैशन जो था, अपना जो कहने का मतलब उनका जो लक्ष्य था उसको पूरा किया। MBBS डॉक्टर बने। वो थे डॉक्टर MBBS डॉक्टर प्रदीप भंडारी। दोस्तों ये सच्ची घटना है और बड़े गर्व की बात मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे ही गांव की घटना है। मैं भी इसी गांव का हूँ। अब सोचिए यहाँ पे बात कि ये कहानी वो कहानी है जो इतिहास के पन्ने पे हमेशा अमर रहेगी। ये वो कहानी नहीं है जो बनाई गई कहानी है। आप लोगों में से कुछ बच्चे जो मेरे अगल बगल के बच्चों की बात कहानी को जानते होंगे कि सर मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। दोस्त ये समझाने वाली कहानी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी घटना मैंने किसी के साथ जीवन में नहीं देखी। अगर एक डॉक्टर का बेटा अगर एक डॉक्टर बनता है जिसमें कहीं काबिलियत की बात नहीं है, छोटी सी काबिलियत की बात है, क्योंकि उससे तो सारी सुख सुविधाएँ मिली। सुख सुविधाओं में पलना बड़ा होना आम बात है, लेकिन एक गरीब का पुत्र होकर MBBS बनना एक सबसे बड़ी कला है। और बड़े गर्व की बात है कि हमारे गांव में ऐसे MBBS का ये दूसरा स्थान है। एक छोटे से कस्बे से, एक छोटे से एजुकेशन ट्रस्ट से, एक छोटे से गांव से एक MBBS डॉक्टर बन जाना, वो भी लड़ते लड़ते, बिना कोई रेफरेंस के, बिना कोई ताकत के, ये सबसे बड़ी बात है। कहते हैं ना, जहाँ जज्बा होता है और जहाँ दिल की सच्चाई होती है वहाँ भगवान भी आपकी मदद करता है। उनके बड़े भाई के बारे में बताया जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज उनकी स्थिति बताएं तो आज उनकी स्थिति उनसे भी कई गुना बढ़िया है। अपने छोटे भाई से भी कई गुना बढ़िया है, कई गुना बढ़िया है। आज वो किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट इनिशिएटिव के एक मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कमाने गए तो उनके मन में एक लक्ष्य नहीं था कि मुझे अपने भाई को कमा के पैसा देना है, मुझे बड़ा इंसान बनना। उनके दिमाग में एक लक्ष्य था कि मुझे किसी भी तरह से मेहनत करके भाई को पढ़ाना है। और वो उन्होंने मेहनत की लगन से, और मेहनत करते करते वो इतने आगे चले कि उनके भाई को पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ तक पहुँच गया। और आज देखें, दोनों भाई हमारे गांव के चिने मुने, एकदम चुने मुने इंसानों में आते हैं। तो ये सच्चाई हमें ये बताती है कि इंसान को कभी भौतिक पूंजी के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमेशा मानव पूंजी का निर्माण करें। मानव पूंजी अगर आपके पास है तो भौतिक पूंजी अपने आप आएगी। अगर शायद आप मानव पूंजी और भौतिक पूंजी के बारे में जानते होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं जानते तो मैं 2 लाइनें बता देता हूँ कि मानव पूंजी वो पूंजी होती है जो हर इंसान अर्जित नहीं कर सकता। यानी डॉक्टर बनना, समाज में एक प्रतिष्ठा बनाना, ऐसा व्यक्ति बनना जो कभी भी पैसा कमा सकता है, उसे कहते हैं मानव पूंजी। और भौतिक पूंजी वो होती है जो इंसान कोई भी कमा सकता है। धन संपत्ति अर्जना, मकान बनाना, कपड़े खरीदना, मोबाइल गाड़ी खरीदना, ये है भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी से आप मानव पूंजी कभी नहीं खरीद सकते, लेकिन मानव पूंजी से भौतिक पूंजी जब चाहे तब बना सकते हैं। तो ये MBBS डॉक्टर प्रदीप कुमार भंडारी की कहानी थी जो मैंने आपको बताया। ये एकदम सच्ची कहानी है, ये एक जीवनी है उनकी जो मैंने आपके सामने शेयर की है। अब एक बात बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पिता को खुशी तब मिलती है, सबसे ज़्यादा पिता को खुशी तब मिलती है जब वह पिता अपने बेटे के नाम से जाना जाए। पिता को तब खुशी नहीं मिलती जब बेटा अपने बाप के नाम से जाना जाए। खुशी तब मिलती है जब एक पिता अपने बाप के नाम से जाना जाए। और यही हुआ मिस्टर रामनाथ भंडारी के साथ। आज वो जाने जाते हैं अपने बेटे के नाम से, अपने दोनों पुत्रों के नाम से। और शायद ये कहानी हर बच्चों के लिए मोटिव रहेगी, हर बच्चों के लिए प्रेरणादायक रहेगी। अगर आपके पास पैशन है, आपके पास जुनून है, तो कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकते। बशर्ते आपको भटकना नहीं है, आपको नीचे नहीं गिरना है। आपके पास बाधाएं आएंगी, आपको बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। और एक बात हमेशा याद रखना, अपने माता पिता के त्याग को याद रखना है। अगर माता पिता का त्याग, अपने भाई का त्याग, यानी वे इंसान जो आपको पढ़ाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए त्याग कर रहे हैं, उनको हमेशा स्मरण रखना है। आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते, हमेशा आप सफल ही सफल होंगे। चलिए दोस्त, तो आपको मोटिव पता लग गया होगा। और मोटिव ये परसा गांव की ही कहानी है। हमारा गांव इतना एक छोटा गांव है जहां कुछ भी बनना बहुत ही असंभव काम है, लेकिन यहाँ MBBS बनना, वो भी इतनी लगन से, इतने गरीब परिवार के। तो मैं सैल्यूट करता हूँ
उन पिता को, सलूट करता हूँ भाई को, उनके बड़े भाई को, और सलूट करता हूँ मैं उस बालक को जो आज हमारे गांव में MBBS के रूप में है। चलिए, तो इस कहानी को हमेशा याद रखें, स्मरण रखें, सच्ची घटना है ये, और आप जानते भी होंगे इसके बारे में। अब अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने समझाया था, बताया था आपको कि एक बात और है, समझाया था हमने रात पे आपको, एक बात और है, 3 इडियट की एक बात याद आती है मुझे कि 3 इडियट में एक बात आमिर खान ने कही थी कि अगर कामयाब रहोगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो वही हुआ उनके साथ, वही बात है कि अगर मानव पूंजी निर्माण कर लोगे तो भौतिक पूंजी अपने आप आएगी। चलिए, बात को ज़्यादा अब लंबा नहीं खींचते हैं, बात को लंबा ना खींचते हुए अब हम बात चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं आगे की ओर, हम चलते हैं लेक्चर नंबर 4 की ओर। आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और हम आगे और फास्ट खींचेंगे, ज़्यादा बड़ा ना हो। लिखा हुआ है अर्थशास्त्र लेक्चर नंबर 4। हमने कल पढ़ा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास तब संभव होता है जब वहाँ की आर्थिक संरचना स्ट्रांग हो। सिंपल सी बात है, लेकिन आर्थिक संरचना के स्ट्रांगनेस के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको याद बता दें, इसके कारण भी अर्थव्यवस्था पीछे होती है। सिंपल सी बात है। तो यानी कि अब सिंपल सी बात क्या है, अब यहाँ पे अब गैस करने वाली बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, आधारिक संरचना की कमी, जो मैंने कल बताया था आपको, अर्थव्यवस्था में किसी एक क्षेत्र पर निर्भर रहना, और प्राकृतिक आपदा, उद्योग का अभाव, कुशल प्रशासन एवं का अभाव, गरीबी, बेरोजगारी और प्रवास। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखा हुआ है। इस सब के कारण क्या होती है, बेरोजगारी में कहने का मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ जाती है। और पिछड़ने का सबसे अहम कारण जानते हैं आप, कि मैंने बताया था आपको कि सबसे पिछड़ने का सबसे अहम कारण है, सबसे पहला कारण है कि तेजी से किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण होता है कमाने की शक्ति कम होती है, जनसंख्या बढ़ते चल जाती है तो हम खर्चे करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, कमाने वाले कम हो जाते हैं, तो वहाँ की स्थिति बहुत गिर जाती है। दूसरी बात, आधारिक संरचना। आधारिक संरचना मैंने कल बताया था आपको। आधारिक संरचना का मतलब होता है कि अच्छे स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, ये सब व्यवस्थाएं जहाँ नहीं होती वहाँ भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। अर्थव्यवस्था में किसी एक क्षेत्र पर निर्भर है। एक क्षेत्र पर निर्भर मतलब कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोग केवल कृषि करते हैं, कृषि करने पर ज़्यादा बल देते हैं, इसीलिए आज बिहार पीछे है। अगर बिहार में दोनों या तीनों क्रियाएँ होती, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, यानी कि उद्योग भी होते, तो शायद बिहार का ये हाल नहीं होता। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र पर, यानी कोई अगर क्षेत्र अगर अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र पर निर्भर है, यानी प्राथमिक क्रिया पर निर्भर है या फिर द्वितीय क्रिया पर निर्भर है या फिर तृतीय क्रिया पर निर्भर है, तो वो हमेशा पीछे ही रहेगा। वही क्षेत्र आगे होगा जो तीनों क्रियाओं पर, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तीनों क्रियाएं, तीनों क्षेत्र अपने अंदर रखे और तीनों क्षेत्रों पर काम करता हो और तीनों प्रकार की क्रियाएं मानव वहाँ पर करता हो। उसके बाद है प्राकृतिक आपदाएं। देखिए, बिहार की मैं बात करूंगा, बिहार आज इसलिए इतना पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा है, यानी कि बाढ़ और भूकंप यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मैंने घेर रखा है, बाढ़ और भूकंप यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो बाढ़ भूकंप ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। एक तो यहाँ पे कृषि होती है, प्राथमिक क्रिया ज़्यादा होती है, लेकिन सुखाड़ होने के कारण और बाढ़ होने के कारण, आ जाने के कारण ये भी स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। और समय आने पर जब फसल काटने का समय होता है या बोने का समय होता है या फिर जब डालने का समय होता है फसल, अनाज को, तब स्थिति बहुत ख़राब होती है, जिसके कारण यहाँ की कृषि यानी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो काम नहीं कर पाती। ठीक है, तो कुशल प्रशासन का अभाव। एक कुशल प्रशासन क्या मतलब है, उससे पहले है उद्योग का अभाव। देखिए, उद्योग का अभाव का क्या मतलब है, उद्योग का अभाव का मतलब कि द्वितीय क्रिया का अभाव है। मैंने बताया था कि द्वितीय क्रिया का मतलब उद्योग निर्माण करना, इसका अभाव है, इसका अभाव बिहार में है, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारे बिहार को छोड़ के वो कहीं और जा रहे हैं, यानी प्रवास कर रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, बिहार में कोई काम करने वाला बचा नहीं, जिसके कारण जब काम करने वाला कोई नहीं है तो बिहार की स्थिति कैसे सुधरेगी। किसी भी क्षेत्र की, किसी भी राज्य की, अगर कोई वहाँ से प्रवास करके दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी कमाने के लिए कहीं और चले जाते हैं, तो फिर वहाँ की स्थिति कैसे सुधरेगी, इम्पॉसिबल है, नहीं सुधर सकती स्थिति। तो यानी उद्योग का वहाँ पर अभाव है। अगर उद्योग लग जाए तो शायद वहाँ के लोग कहीं और जाए ही ना, वहीं पे काम करने लगे, और जब उद्योग लगेंगे तो वहाँ का आदमी वहीं काम करेंगे, तो शायद वहाँ उस क्षेत्र की स्थिति क्या हो जाए, सुधर जाए। गरीबी तो आप जानते ही हैं, गरीबी अगर होगी तो देश का विकास तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इंसान गरीब होगा तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, अच्छी चिकित्सा नहीं दे पाएगा, कुछ सोच नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। और अगली बात आती है बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब काम ना होना। बिहार में बेरोजगारी की समस्या है, बिहार क्या पूरे भारत में बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि उद्योग की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट दिया है प्रवास। प्रवास का मतलब जब इंसान एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान चले जाता है, उसे हम कहते हैं प्रवास।
तो प्रवास के कारण भी आर्थिक स्थिति खराब होती है। सिंपल सी बात, एक बात समझ जान लीजिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अगर खराब है तो सिंपल सी बात है, ये जो ऊपर लिखे हुए प्रमुख कारण हैं, यही आपके प्रमुख कारण जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, यही कुछ कारण से अगर इन कारणों में सुधार कर लिया जाए, इनको सुधार लिया जाए, तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो चीज़ें हैं। ये जो है आधारिक संरचना जो है, ये जो आप देख रहे हैं आधारिक, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहाँ गया, ये दोनों पॉइंट पर अगर आप डिस्कस करें तो ये दोनों पॉइंट, आधारिक संरचना की कमी, अगर आधारिक संरचना को आप स्ट्रॉन्ग कर दें तो अर्थव्यवस्था पे सुधार आ जाएगा। और उद्योग का जो अभाव है, यानी फैक्ट्रियों का जो अभाव है, अगर उसको लगा दिया जाए तो कई समस्या दूर हो जाएगी, जैसे कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इंसान प्रवास करना बंद कर देगा, गरीबी दूर हो जाएगी। तो एक समस्या को अगर आप ध्यान दें तो इसके साथ साथ कई प्रकार की समस्या अपने आप चली जाएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो आपने ये देखा अभी देखा आपने कि अर्थव्यवस्था को पिछड़ने के, यानी किसी भी क्षेत्र की या देश की अर्थव्यवस्था अगर पीछे होती है तो उसका अमुक कारण क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नोट आगे की ओर। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, अगर हम किसी भी समस्याओं के उत्पन्न होने के कारणों को जान लें तो उससे दूर करने के उपायों को आसानी से जाना जा सकता है। सिंपल सी बात है, यानी यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता लग जाए कि कोई समस्या किस कारण से होती है तो आप उसको दूर करने के उपाय, सिंपल सी बात, अगर आपको पता है कि सर्दी मुझे ठंड में घूमने से या बाढ़ में नहाने से होती है तो आप वो काम नहीं करेंगे सर्दी के लिए। तो वही बात है, अगर कोई आपसे पूछे किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो कैसे आप बढ़ाओगे, तो सिंपल सी बात है, ऊपर आपने देखा लिस्ट में, आपने लिस्ट में देखा, ये सारी बातें आप लिस्ट में देख रहे हैं, ये सारी बातें आप फॉलो करें, इन समस्याओं को दूर करें। उद्योग का अभाव है उसको पूरा करें, बेरोजगारी को दूर करें, प्रवास को रोकें, गरीबी को दूर करें, जनसंख्या पे कंट्रोल करें, आधारिक संरचना को पूरा करें, स्ट्रॉन्ग करें, किसी एक क्षेत्र पे नहीं सारे क्षेत्र पे निर्भर रहें, तो आपकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। सिंपल सी बात, क्योंकि मैंने आपको समस्या बताई है, अगर समस्या आपको पता है तो शायद आप इसका निवारण आसानी से ढूंढ सकते हैं। नोट नंबर 2 वही बात लिखी हुई है, जैसे जिन समस्याओं के कारण कोई क्षेत्र पिछड़ता है तो उन समस्याओं को सुधार करना चाहिए, उन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंपल सी बात है, जिस समस्या के कारण, अगर मान लीजिए उद्योग के अभाव के कारण, कुशल प्रशासन के कारण, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, प्रवास के कारण अगर कोई क्षेत्र बिछड़ता है तो इसको ठीक कीजिए, आप अपने आप वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है विकास। ये विकास क्या है? अब सबसे बड़ी बात आती है विकास। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, बड़ी समझने वाली बात, ये लास्ट टॉपिक बड़ा समझने वाला बात है कि ये विकास है क्या। सिंपल सी बात है, ये विकास है क्या। देखिए विकास का मतलब, सिंपल सी बात है, मैं एक फंडा में बताऊँ आपको, विकास का मतलब है क्या। विकास का मतलब होता है कि कल के दिन से आज का दिन अच्छा होना विकास की पहचान है। सिंपल सी बात है, यहाँ मैंने अगर स्पष्ट रूप से लिख दिया है, क्या लिख दिया है मैंने, कि कल के दिन से अगर आज का दिन आपका अच्छा है तो इसका मतलब ये विकास की सही पहचान है। लेकिन अब एक सोचने वाली बात है, हम विकास कर करके इतना आगे हो गए हैं कि कुछ छूटते जा रहा है हमारे से। हमने कल आपको बताया था कि जब किसी चीज़ को आप पाने के पीछे जाते हो ना तो कुछ चीज़ें आपसे छूटती चल जाती है, शायद उस पर आपको ध्यान नहीं है। विकास तो हुआ, हमारा विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, सबका विकास हुआ। पहले हम कच्चे मकान में रहते, आज पक्के मकान में रहते हैं। कल हम साइकिल से चला करते, पैदल चला करते थे, आज हम एरोप्लेन से उड़ते हैं। कल हम 2G, कल हम चिट्ठी चलाया करते थे और आज हम मोबाइल 4G चलाते हैं। तो विकास तो बहुत हुआ, लेकिन इन विकास के चलते हमने उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया जो चीज़ें अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा हम बना नहीं सकते, या फिर भविष्य में कभी हमारा विकास हो ही नहीं सकता। यानी इतना आज खा लीजिए कल के लिए अन्न ही ना बचे, वही बात है। विकास तो हमने खूब कर लिया, कल के दिन से आज का दिन बहुत बढ़िया बना लिया, लेकिन हमने समस्याएं भी बहुत उत्पन्न कर ली है। अब क्या समस्या उत्पन्न करी है, कुछ नोट के बारे में जान लेते हैं, नोट से हम जानते हैं। लिखा हुआ है, वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था विकास के साथ साथ मानव विकास भी तेजी से हो रहा है। सिंपल सी बात है, अर्थव्यवस्था का विकास करने पे जाओगे तो मानव का विकास तो होगा ही होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो मानव की आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है। मानव की आवश्यकताएं जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी मानव का विकास उतना होगा। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है, विकास तो आप कर रहे हो, लेकिन परंतु, टॉपिक नंबर 2, परंतु ये वाली बात लिखा हुआ है, परंतु आज का यह विकास एक भारी संकट को जन्म दे रहा है। ये बात है बड़ी, कि आज जो हम विकास के होड़ में लगे हुए हैं, आज 4G चाहते हैं, 5G आ जाए, 6G आ जाए, ये करें वो करें, लेकिन भारी संकट को ये जन्म दे रहा है। ये विकास भारी संकट को जन्म दे रहा है। अब क्या संकट है? ये विकास के कारण। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कल कि विकास करो, आप बोल रहे हैं भारी संकट को जन्म दे रहा है, ये कौन सी बात हुई? क्या करें, विकास करें कि छोड़ दें? दोस्त, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं।
ये वही पहलू है। ऐसे विकास करो, मैं कह रहा हूँ विकास करो, लेकिन ऐसा विकास करो कि संकट उत्पन्न ना हो। ऐसा विकास करो कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी विकास कर पाए। यानी इतना विकास आप खुद कर लो और विकास करते करते उन चीज़ों को बर्बाद कर दो जिनके कारण विकास होता है, ताकि वो आगे वाली पीढ़ी के लिए बचे ही ना। देखिए, हमारे जो आपके अगल बगल में दो चीज़ें आपके अगल बगल में हैं, एक है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित। यानी कहने का मतलब एक ऐसे संसाधन है आपके पास जो सीमित है, यानी एक बार खत्म हो गए तो दोबारा आपको बन नहीं सकते, वो मिल नहीं सकते। और एक है असीमित संसाधन। अगर आपका मोबाइल आज फूट जाता है तो फिर कल आप मोबाइल खरीद लोगे, कपड़ा फट जाता है फिर कल एक कपड़ा खरीद लोगे। लेकिन अगर एक बार जल समाप्त हो जाए, एक बार ये वायु गंदी हो जाए, एक बार ओजोन परत में छेद हो जाए, तो क्या उसे दोबारा ला सकते हो? नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, आप जीवन में नहीं ला सकते। अब सोचिए, ओजोन परत में छेद हो जाए, प्रदूषण चारों तरफ है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब भर जाए, तो फिर विकास किस काम का? अभी कहते हो कि हमने एसी का निर्माण कर लिया, हम एसी में चलते हैं, लेकिन कभी सोचो कि एसी से निकलने वाला जो गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो कितना घातक होता है। तो वो सोचने वाली बात है कि आपने विकास तो कर लिया, लेकिन विकास के साथ साथ आपने एक बड़े संकट को आपने जन्म दे दिया है। तो विकास आप करें, लेकिन ऐसा विकास करें ना, ऐसा विकास करें जो भविष्य के लिए आप, जो भगवान ने आपको दिया है उसे आप कम से कम यूज़ करें और भविष्य के लिए उसको बचा कर रखें। क्योंकि भविष्य के लिए वो बचा रहेगा तभी तो आगे जाके विकास होगा। क्योंकि एक बात तो तय है, एक बात तो ये तय है कि इंसान कुछ भी अपने मन से नहीं बना सकता। इंसान के पास इतना ज्ञान नहीं है कि उसको किसी चीज़ को उपार्जित कर दे। वो बने हुए सामानों केवल रूप बदलता है, वो बने हुए सामानों केवल रूप बदलता है। वो लकड़ी का फर्नीचर बना सकता है लेकिन लकड़ी पैदा नहीं कर सकता। आम से वो माजा बना सकता है लेकिन आम पैदा नहीं कर सकता। आम पेड़ ही पैदा करेंगे, प्रकृति ही पैदा करेगी, लकड़ी वन ही पैदा करेंगे। आम लकड़ी के वो हज़ार आइटम बना सकता है, हज़ार चीज़ें बना सकता है। मानव ईंट बना सकता है, ईंट से घर बना सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं बना सकता। ये बात को ध्यान रखें आप बोलोगे सर विकास, अच्छा बताइए ईंटा बनना एक विकास है कि नहीं? ईंटा के कारण क्या हो, मिट्टी बर्बाद हो रही है। आपके घर में तरह तरह के फर्नीचर हैं, आपने बहुत विकास कर लिया, फर्नीचर बना लिया, ये बना लिया, खूब विकास कर लिया आपने। जो बनाने वाला उसने पैसा भी खूब कमाया, लेकिन सोचा आपने उस फर्नीचर को बनाने के लिए उसने वन का विनाश किया होगा, उस फर्नीचर को बनाने के लिए उसने पेड़ों को काटा होगा। तो ऐसा विकास किस काम का जो भविष्य में आपको खतरा दे जाए, आपकी जान ले जाए, पूरे विश्व को समाप्त कर दे। क्योंकि आज वन के कारण ही हमारी पृथ्वी जिंदा है। वर्षा का होना, हमें ऑक्सीजन मिलना, प्रदूषण को कम करना, ये सब वन का खेल है, ये वन की क्रिया है सारी। चलिए बात हम ज्योग्राफी में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए अपना विकास तेजी से कर रहा है, जिससे कारण प्राकृतिक संसाधन का विनाश तेजी से हो रहा है। देखिए, मानव अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए, यानी कि अपना खुद कमाने के लिए विकास अपना तेजी से कर रहा है, अधिक मात्रा में वस्तु को बना रहा है। और जितनी अधिक मात्रा में वस्तु बनेगी, प्राकृतिक संसाधन उतना बर्बाद होगा, प्रदूषण उतना होगा, जितनी फैक्ट्रियाँ चलेंगी धुआं उतना निकलेगा, जितने ईंट बनेंगे मिट्टी उतने बर्बाद होंगे, जितने लकड़ी के सामान बनेंगे वन उतना कटेगा, जितने पेड़ कॉपी पेज बनेंगे सब पेड़ कॉपी के काटने से ही बनेगा, पेड़ के काटने से ही बनेगा। तो आप जो चीज़ देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं विकास कर रहा हूँ, वो विकास नहीं हो, विकास तो है लेकिन एक भारी संकट को जन्म दे रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर प्राकृतिक संसाधन का विनाश अगर हो गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी अपना विकास नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है कि अगर आज आपको भगवान ने जीवन दिया है, तो अगर आज आप विकास की होड़ में लगे हुए हैं और विकास करते करते आपने ऐसा विकास कर लिया कि आने वाली पीढ़ी के लिए विकास के लिए कुछ बचे ही ना, तो शायद आपने बहुत गलत कर दिया। तो अब बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ में कुछ नहीं आ रहा कि विकास विकास कैसे विकास। मैंने एक बात तो समझ में आ गया ना कि विकास करना है तो सामान को बनाना होगा, और एक बात दूसरी बात भी समझ में आ गई कि सामान बनेगा तो प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, बर्बाद होगा। अब बताइए प्राकृतिक संसाधन को आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो अब बात तो सर विकास करें कि नहीं करें? विकास करें, क्योंकि विकास नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाएगी। इंसान जनसंख्या जो बढ़ रही है वो खाएगा क्या, कैसे रोड बने, कैसे सड़क बनेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब करना है क्या है? तो ऐसा अब रास्ता, इस दोनों के बीच का रास्ता क्या है? दोनों के बीच का रास्ता ये है कि काम आपको ऐसा करना है, विकास आपको ऐसा करना है ताकि प्राकृतिक संसाधन भी बर्बाद ना हो, प्राकृतिक संसाधन भी बर्बाद ना हो और विकास भी आपका तेजी से हो जाए। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में बिजली आती है, पता है आपको बिजली का उत्पादन कैसे होता है? बिजली का उत्पादन होता है जल और कोयले की क्षति करके, यानी जो डैम बनते हैं, डैम से जल का उत्पादन होता है, वहाँ कोयले की बर्बादी होती है। और कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है जिनको बनने में कई हज़ार साल लग जाते हैं। अगर एक बार समाप्त हो जाए तो इनको बनने में बहुत समय लग जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमारा विकास नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वही ऊर्जा अगर आप घर में पैदा करें, वही ऊर्जा अगर आप घर में पैदा करें, यानी कि सोलर लाइट से अगर ऊर्जा लें, आप अपने घर में सोलर लगा लें, तो शायद वो बिजली बच जाएगी। अगर सब अपने घर में सोलर प्लेट लगा ले तो वहाँ वो सोलर प्लेट की ऊर्जा का उपयोग करें, तो शायद डैम से बनने वाली बिजली का निर्माण ही ना हो। अगर वो निर्माण नहीं होगी तो शायद वो जल और जो कोयले की जो बर्बादी होती है, क्षति होती है, वो ना हो। ठीक है, पवन ऊर्जा,
पवन ऊर्जा लगा दे, हवा बहेगी आएगी जाएगी तो उससे विद्युत का निर्माण होगा, घर्षण के कारण विद्युत बनेगी, उस विद्युत को प्रयोग करें आप। तो कुछ ऐसे उपयोग है जिनको जैसा ऐसा करने से होता क्या है कि ऐसा विकास करें ताकि आप प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं, बर्बाद ना करें। आप ऐसे गाड़ी का इस्तेमाल करें, वाहन का इस्तेमाल करें जो प्रदूषण ना फैलाएं। तो ऐसा वही बात होगी, आप विकास कर रहे हैं लेकिन आप संकट की ओर जा रहे हैं, आपकी धरती संकट की ओर जा रही है, आप आने वाली पीढ़ी को धकेल रहे हैं। तो विकास कैसा करना है? ऐसा आपको विकास करना है वर्तमान युग में कि विकास लंबे समय तक चले, रुके नहीं। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अगर एक बार समाप्त हो जाएगा तो ये बीच में रुक जाएगा, बीच में समाप्त हो जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं जाके चेन इसका टूट जाएगा, फिर विकास नहीं हो पाएगा। अगर जल नहीं होगी तो क्या कोल्ड ड्रिंक बन पाएगा? आप जितनी कॉस्मेटिक क्रीम देखते हैं वो कई हजार लीटर जल जलाने के बाद तैयार होती है, ये सब आपको पता नहीं। हजारों लीटर जाके जल जलता है तब जाके 100 ग्राम कॉस्मेटिक क्रीम बनती है। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ें प्राकृतिक ने हमें दी है उनको बचाना चाहिए ताकि ये प्रकृति बचे रहे और विकास लंबे समय तक होता रहे। ठीक है, तो ऐसे विकास को क्या कहते हैं? अब ऐसे विकास का एक नया नाम है सतत विकास। नीचे मैंने परिभाषा दे दी, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सतत विकास। सतत नाम ही, सतत का मतलब हमेशा चलने वाला विकास। यानी ऐसा विकास करो ना कि ये नहीं कि आज बहुत कर लिया कल कुछ बचा ही नहीं। ऐसा विकास करो कि विकास धीरे 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 हो और हमेशा चलता रहे। इसे कहते हैं सतत विकास। यानी कि इस विकास में आपको प्राकृतिक संसाधन को बचाना है। अगर प्राकृतिक संसाधन को बचा रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए और तब आपका विकास हो रहा है तो ये बहादुरी की बात है, ये शिक्षा की बात है। इसे कहते हैं सतत विकास। चलिए एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ इसका अर्थ वैसे विकास से है जो विकास हमेशा जारी रह सके, अर्थात प्राकृतिक संसाधन को बचाकर विकास करना ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी, भावी मतलब आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाए। यानी आप जो विकास करें तो आप अपनी पीढ़ी के बारे में तो ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ बचे, क्योंकि वो भी विकास कर पाएँ। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे विकास को कहते हैं सतत विकास। लेकिन आजकल की दुनिया के होड़ में हम ये लग गए हैं कि किस तरह कितना विकास करें, कितना पैसा कमाएं, कितनी क्रियाएं करें, कितनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। लेकिन कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हमें जीवन मिला है, जिस भगवान ने हमें ये चीज़ दी है, पृथ्वी दी है, जिसके कारण हम सांस लेते हैं, ये खुली हवाओं में घूमते हैं, ये शायद ना रहे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे विकास की अवधारणा को अपनाना है ताकि विकास भी हो आपका, प्राकृतिक संसाधन बर्बाद भी ना हो। ऐसे विकास को बोलते हैं सतत विकास के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम बात को कंक्लूड करते हैं। हमने आज ये पढ़ा कि हमने 3 क्लास में पढ़ा था कि आपको अर्थव्यवस्था कैसे विकास करनी चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे विकास होगी। और आज हमने विकास से बात, तो विकास में मैंने एक टॉपिक ले लिया और आपको समझा दिया इसमें कि विकास करें, लेकिन विकास करने से प्राकृतिक संकट भी आता है। यानी आप जो प्रदूषण फैला रहे हैं, आप जो प्राकृतिक संसाधनों को घटा रहे हैं, वो भी एक समस्या है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे विकास करें ताकि प्राकृतिक संसाधन भी बचा रहे और विकास भी होता रहे। अगर मान लीजिए घर में आप कहने का मतलब है घर में अगर आप सोलर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पंखा तो आपके घर में चलेगा ही, विकास तो आपका हो ही रहा है। लाइट तो चलेगी, सब तो चलेंगे, टीवी तो चलेंगे, लेकिन फ़र्क क्या हो रहा है कि बिजली आप यानी जो आपकी जो कोयले हैं जिनके कारण वो डैम बन के जो बिजली निर्माण होता है वो तो बच रहा है कम से कम। तो इसे कहते हैं विकास। विकास रुका नहीं आपका, लेकिन प्राकृतिक संसाधन बर्बाद होने से क्या हो गया? बच गया। तो ऐसी प्रक्रिया को अपनाओ जिससे प्राकृतिक संसाधन बचा भी रहे और दुनिया विकास की ओर भी जाए। क्योंकि जो हमें भगवान ने दिया है प्राकृतिक, वो सीमित है। अगर हमने आज ख़त्म कर दिया तो आने वाली पीढ़ी उसको बना नहीं सकती, वो उसको उतनी कम मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को और कम मिलेगी। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन को बहुत जल्द हम बर्बाद कर देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की तो बढ़ाना ही बढ़ाना है अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम इंसान को जीना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। उसके साथ साथ ये भी बात ध्यान रखें मानव पिता के तौर पे कि आपको प्राकृतिक संसाधन को ही बचाना है। इसीलिए विकास ना, सतत विकास करें। विकास नहीं, कौन सा विकास करें आप? सतत विकास करें। और सतत विकास का अर्थ होता है, इसका अर्थ वैसे विकास से है जिसमें प्राकृतिक संसाधन को भविष्य के लिए क्या किया जाए? बचाया जा सके। चलिए, उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। क्लास में लंबा ज़्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि लंबा क्लास होने से नेट की प्रॉब्लम हो जाती है अपलोड करने में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम या PDF चाहिए मुझे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको PDF दे दूँगा। देखिए दोस्त, एक्चुअली बात है कि मैंने शुरू में बताया कि पैसन लॉ, जुनून लॉ तो पढ़ाई होगी, बिल्कुल होगी, होनी है। और वो जुनून, मैंने कहा जुनून जन्मजात नहीं होती, जुनून को तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के नए निर्देश का पालन करें, जो सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार बना रही है उसके नियमों का पालन करें। और हम फिर वही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें घर पे। तो चलिए, तब तक के लिए हम अगले क्लास में फिर लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम नई चीज़ लेके आएंगे, यानी मुद्रा के बारे में जानेंगे। यानी लेक्चर नंबर 5 जो होगा वो अलग चैप्टर होगा
और बेसिकली वो 10th के लिए मैं चैप्टर अलग कर दूंगा, 12th के लिए मैं अलग कर दूंगा। आज तक 10th और 12th कंबाइंड था, लेकिन अब जो 12th का और 10th का अलग अलग बैच होगा, आपके लेक्चर में लिख दिया जाएगा कि 10th है या 12th है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, नोट तैयारी कर लें, नोट को आप पॉज करें, पहले नोट आप तैयारी कर लें, उसके बाद आप वीडियो देखा कीजिएगा। पहले नोट जो 2 ही पेज का नोट होता है, आप नोट को पहले उतार लें कॉपी पे, उसके बाद पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप घर पर रहें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट और लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब कर दे। जो बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब इसलिए नहीं करना है कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, मैं यूट्यूबर बनने के लिए नहीं है। मेरा एक शौक है कि बच्चों को मैं पढ़ाऊँ किसी भी माध्यम से, लेकिन पढ़ाऊँ। तो बस ये शौक मैं पूरा कर रहा हूँ, मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है। आप पढ़ते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो, ये हो, मुझे कोई शौक नहीं है। अगर मेरे जितने ऑफलाइन के बच्चे हैं, अगर वो मुझसे पढ़ लेते हैं तो वही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे कोई यूट्यूबर बनने का शौक नहीं है। आप पढ़ें, अगर आप कोई भी, चाहे मेरे बच्चे हो या कोई दूसरे क्लास के बच्चे या दूसरे कोचिंग के भी बच्चे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको क्लास अपने बच्चों की तरह दूंगा। आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे बच्चे नहीं हैं या फिर ये नहीं है वो नहीं है। आप हमें सब, पूरी दुनिया या पूरे देश के जो बच्चे आज देख रहे हैं मुझे, सब मेरे अपने हैं। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, एक शिक्षक का यही फ़र्ज़ होता है। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।